हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 10 प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का लेक्चर नंबर 3। इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 भी कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर की पब्लिक सेक्टर में कैसे कैसे क्या क्या बदलाव आए हैं। चलिए बिना देरी के हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इन इंडिया वाज क्रिएटेड टू अचीव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो पब्लिक सेक्टर था इंडिया का, वो क्यों क्रिएट किया गया था? ताकि इंडियन गवर्नमेंट दो जो मेन ऑब्जेक्टिव है उनको क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, अचीव कर सके। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? टू स्पीड अप द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंपनी। जो कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसको इंक्रीज करना, उसको स्पीड अप करना। टू अचीव अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अमंग द पीपल। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि जो पीपल के अमंग जो इनकम और अर्निंग है, वेल्थ है, वो क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा ना हो जो रिचर सेक्शन है वो रिच ही होता जाए और जो पुअर सेक्शन है वो पुअरर ही होता जाए। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव थे पब्लिक सेक्टर को इनिशिएट करने के हमारे इंडिया में। द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर चेंज विद टाइम। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे जो इम्पोर्टेंस है पब्लिक सेक्टर की वो भी क्या हो गई, बदलने लगी। इट्स रोल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन बी समराइज्ड एज फॉलोइंग। क्या क्या इसने रोल प्ले करे हैं अपने इस टाइम में, आओ हम उनको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक सेक्टर ने कैसे डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प किया हमारी इकोनॉमी को। At the time of independence, India suffered from acute shortage of heavy industries such as engineering, iron and steel, oil refineries, heavy machinery, etc. जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इंडिया के पास बहुत शॉर्टेज थी अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज की, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज की, आयरन की, स्टील की, ऑयल रिफाइनरीज की, हैवी मशीनरी की। क्यों? क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो सब कुछ क्या हो गया था, हमारे से छीन लिया गया था। बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। अब इन सबको स्टेबलाइज करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत पैसा लगता है एंड लॉन्ग जेस्टन पीरियड, और काफी समय भी लगता है एक चीज को सक्सेस होने में। प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट विलिंग टू एंटर दीज एरिया। जो प्राइवेट सेक्टर थे वो इन एरियाओं में रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था और इतना टाइम भी नहीं था कि वो इतने टाइम, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वेट करें। द ड्यूटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाज असाइन टू पब्लिक सेक्टर। तब डिसीजन लिया गया कि जो हमारे इकोनॉमी की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो किसको असाइन कर दी जाएंगी, वो पब्लिक सेक्टर को असाइन कर दी जाएंगी, और जो कि एक अच्छा भी साबित हुआ। नेक्स्ट क्या रोल प्ले किया है हमारे पब्लिक सेक्टर ने? रीजनल बैलेंस। अर्लियर मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट वाज लिमिटेड टू फ्यू एरियाज लाइक पोर्ट एंड टाउन। पहले पहले स्टार्टिंग जब स्टार्ट हुआ था पब्लिक सेक्टर, तो जो इसकी डेवलपमेंट थी, पब्लिक सेक्टर की डेवलपमेंट थी, वो सिर्फ कहाँ तक सीमित थी? पोर्ट और टाउन्स तक ही सीमित थी। फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल एंड फॉर एक्सेलरेटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, मैनी इंडस्ट्रीज वाज सेट अप एंड बिल्ट इन द सेक्टर ऑफ दोज एरियाज। अब क्या किया कि उन्होंने सोचा, गवर्नमेंट सेक्टर ने सोचा कि हमें और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, हमें और लोगों को नौकरी देनी चाहिए और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना चाहिए, मतलब स्पीड अप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बहुत दुनिया एज अगर हम कंपेयर करें अदर इकोनॉमी से तो हम बहुत पीछे चल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जहां पे पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट थी वहां पे इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया ताकि रीजनल बैलेंस मिल सके। जो डेवलप्ड है ऑलरेडी सिटीज वो तो डेवलप हो ही रही है, लेकिन जो डेवलप नहीं हो पा रही वहां पे इन्होंने अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप किया ताकि वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और इकोनॉमी की ग्रोथ में वो भी क्या कर सके, हेल्प कर सके। थर्ड पॉइंट क्या किया? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इन अ सर्टेन इंडस्ट्री लाइक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ह्यूज कैपिटल एंड लार्ज बेस आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन इकोनॉमिकली। सच एरियाज वर टेकन अप बाय पब्लिक सेक्टर। अब जब इंडिपेंडेंस आया, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो कुछ इंडस्ट्रीज थी जो कि इलेक्ट्रिक पावर, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता था और बहुत ज्यादा एरिया भी उसके लिए चाहिए होता था प्रोडक्शन के लिए, ताकि वो प्रॉपर अच्छे से काम कर सके। तो इन एरियाज को भी किसने अपने अंडर रखा? पब्लिक सेक्टर ने डिसाइड किया कि ये एरिया भी हम प्राइवेट को ना देके पब्लिक सेक्टर के पास रखेंगे। नेक्स्ट क्या किया? कंट्रोल ऑफ मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। These enterprises were also established to provide competition to private sector. ये इंडस्ट्रीज किस लिए एस्टेब्लिश की गई? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली थी उसको खत्म करने के लिए, और जो उनकी बहुत गलत ट्रेड प्रैक्टिस थी कि हम हायर सेक्शन को भी गुड्स बेचेंगे और लोअर सेक्शन को भी गुड बेचेंगे, बट जो प्राइस होगा दैट विल बी सेम। तो उस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए भी पब्लिक कंपनी ने अपना एक्शन लेना स्टार्ट किया।
नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। पब्लिक एंटरप्राइजेस वर आल्सो एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट वेयर विच वर अर्लियर इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है, अब उन्होंने जब स्टार्टअप लगाया है, उसके लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए और न्यू मशीनरीज चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो भी डेवलपमेंट इक्विपमेंट्स थे वो दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट किए। At the same time, public sector companies like STC, MMTC have played an important role in expanding exports of our country. ये कुछ कंपनीज हैं जो हमारी पब्लिक सेक्टर की फर्स्ट कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के सिस्टम को इंक्रीज करने में भी हेल्प किया। वेरी इंपॉर्टेंट रोल वो असाइन टू पब्लिक सेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल असाइन किया गया पब्लिक सेक्टर को, बट इस परफॉर्मेंस वॉज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, इतनी सेटिस्फाइंग नहीं थी जितना हमने सोचा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि वो सोचें कि क्या पब्लिक एंटरप्राइज हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। चलिए हम अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा सम चेंजेस आर डन इन स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक सेक्टर। अभी हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर कहीं कहीं हमारे लिए अच्छा भी था और कहीं कहीं बुरा भी था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही थी ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए जिसकी वजह से उन्होंने पब्लिक सेक्टर में कुछ रेनोवेशन किए, कुछ चेंजेस किए, तो वो चेंजेस अब हम पढ़ेंगे। रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर के पास इंडस्ट्रीज थी उनको क्या कर दिया, कम कर दिया, उनको क्या करा कि प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड कर दिया। दिस नंबर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 8 एंड टू 3 ओनली इन 2001। 2001 आते आते क्या हुआ, सबसे पहले पब्लिक सेक्टर के पास कितनी कंपनीज थी, 17, उसको पहले 8 किया गया, बाकी जो बची वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। अब जो है हमारे पास वो सिर्फ 3 ही है। 3 में से भी आई गेस 2 ही है, क्योंकि रेल ट्रांसपोर्ट को भी हमारी इंडियन इकोनॉमी डिसाइड कर रही है कि उसको भी प्राइवेट कर दिया जाए। और कौन कौन सी 3 इकोनॉमी है हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो अभी भी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है, पब्लिक सेक्टर के अंडर कंसीडर की जाती है, दैट इज एटॉमिक एनर्जी, आर्मी एंड रेल ट्रांसपोर्ट। ये 3 इंडस्ट्रीज आपकी बुक के अकॉर्डिंग अभी भी पब्लिक सेक्टर के अंडर काउंट की जाती है। चलिए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडर दिस गवर्नमेंट लेज डाउन परफॉर्मेंस टारगेट फॉर पब्लिक सेक्टर। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंडर क्या होता है, गवर्नमेंट जो करती है वो परफॉर्मेंस टारगेट करती है कि इस पीएसयू को, इस पब्लिक सेक्टर यूनिट को क्या दिया जाएगा, इतना टारगेट दिया जाएगा परफॉर्मेंस के लिए और उसको क्या करना है, अचीव करना है। एंड गिव्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू होल्ड द मैनेजमेंट। और वो छूट भी देते हैं कि आपको जिस तरीके से आपको मैनेज करना है आप उसको मैनेज कर सकते हैं, बट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द स्पेसिफाइड रिजल्ट। लेकिन जिस चीज का उनको टारगेट दिया गया अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो द मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट कि वो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट चेंज क्या किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट। इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वर सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक। अब क्या किया, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की इक्विटी थी, शेयर्स थे, वो क्या कर दिया, ओपन कर दिया कि आप प्राइवेट सेक्टर वाला भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है और पब्लिक सेक्टर वाला भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट दिस वुड लीड टू इम्प्रूव मैनेजरियल परफॉर्मेंस। ये क्या सोच के किया गया है कि इससे क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट क्वालिटीज है वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी और जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो भी क्या होगा, मेंटेन होगा। नेक्स्ट क्या किया, रिस्ट्रक्चरल एंड रिवाइवल। लास्ट पॉइंट, ऑल पब्लिक सेक्टर सिक यूनिट्स वर रेफर्ड टू बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। जितनी भी पब्लिक सेक्टर की सिक यूनिट से यहाँ पे मतलब है जो अच्छा नहीं कर पा रही थी अपने दिए हुए काम में, उनको कहाँ पे रेफर किया गया, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR में। यूनिट विच आर पोटेंशियली वाइबल वर रिकंस्ट्रक्ट। वो यूनिट्स जो क्या थी, अच्छा कर सकती हैं, उनको सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, उनको क्या किया गया, दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया गया, उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चाहे वो उनका प्लेस हो, चाहे वो उनकी मैनेजमेंट हो, चाहे कुछ भी, उस सबको क्या किया गया, पूरा रिस्ट्रक्चर किया गया। एंड विच कुड नॉट बी रिव्यूड वर क्लोज डाउन बाय द बोर्ड। और जो जिसको वो कुछ भी नहीं कर सकते, जिसमें वो उनको बहुत ज्यादा ही उनको लगेगा कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे बट स्टिल उसका कुछ भी आउटकम नहीं होगा, तो उसके लिए क्या डिसीजन लिया गया कि हम उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। हम अपने अगले चैप्टर में चैप्टर नंबर 11 मल्टीनेशनल कंपनीज एंड जॉइंट वेंचर पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।